बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 है 2022 का। इसमें फर्स्ट एमसीक्यू आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन ड्यूरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आपको पता है हम जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है उसमें हम क्या फाइंड करने जा रहे होते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म फ्रॉम ईच रिएक्टेंट। यानी हम रिएक्टेंट के मैसेज हमें गिवन होते हैं, उससे हम उनके मोल्स निकालते हैं और मोल से हम फिर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से फिर हम उसको मैस में कन्वर्ट करते हैं। हम देखते हैं कौन सा रिएक्टेंट हमें जो है वो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है और वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, और इस तरह हम जो है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्टेंट फाइंड करते हैं। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बन की परसेंटेज क्या है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा सोल्यूशन है, देखिए गौर से। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज फाइंड करने के लिए आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। अब इसमें कार्बन का मैस अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ 72, 6 कार्बन है। और ओवरऑल अगर हम ग्लूकोज का मैस पूरे मॉलिक्यूल का देखें तो वो हमें पता है दैट इज़ 180 ग्राम्स। तो आपको पता है परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, हम कर देंगे मैस ऑफ कार्बन इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 72 ग्राम डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100 कर देंगे आप। तो आपके पास ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 40% तकरीबन आ जाएगा। और इधर अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन 39.9 मौजूद है। उसके बाद नीचे अगला क्वेश्चन देखिए, अ कंपाउंड ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन कंटेन्स 18.9% ऑफ हाइड्रोजन एंड 81.1% ऑफ बोरॉन। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। हमारे पास बोरॉन जो दिया हुआ है आप लिख लेंगे एक बोरॉन और साथ उसके आप लिख देंगे हाइड्रोजन। बोरॉन की जो हमें परसेंटेज दी हुई है दैट इज़ 81.1% और हाइड्रोजन हमें दिया हुआ है 18.9%। तो आपको पता है इनके मोलर मैसेस को डिवाइड कर देंगे जो कि 11 है और हाइड्रोजन का 1.008 है। जब इसको करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा बच्चों तकरीबन 11 7 का करेंगे 77 हो जाता है, तो 11 2 दा 22 है, तो ये तकरीबन आपके पास 7.23 आ जाता है। और इसी तरह से ये आपके पास बन जाता है 18.75। और आपको पता है इसको डिवाइड कर देंगे लीस्ट नंबर से, दोनों को डिवाइड करके एटॉमिक रेशियो निकाल लेंगे और इसी तरह से इसको भी डिवाइड कर देंगे 7.23 से, तो आपके पास आ जाएगा 1:2.5। और आपको इसको होल नंबर में तब्दील करने के लिए दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, हम दोनों को 2 से, तो बन जाएगा 2:5, जो कि फॉर्मूला बन जाएगा इसका B2H5, जो कि ये आपके पास B2H5 पड़ा हुआ है। राइट होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल फॉर विच L इज इक्वल टू 3। बच्चों आपको पता है L इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि यानी उसका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या है 3 आ रही है। अब आपको पता है कि जो L है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू 0 1 2 एंड 3 4 वैल्यूज़ होती हैं। जब 0 है तो कौन सा सबशेल होता है, S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल एंड F सबशेल। और आपको एक और बात भी पता है कि L की वैल्यू जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ N। तो इसके लिए N कितना होगा 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए कितना होगा 4, क्योंकि L हम जानते हैं क्या होता है N-1 होता है, एक कम होता है। तो ये चीज़ हमारे पास आ रही है। आप देखें इसका मतलब अगर किसी का L की वैल्यू 3 है तो वो शेल नंबर क्या है उसका 4 है, दैट इज़ N शेल। कौन सा शेल है, N शेल होगा। तो N शेल जो है वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2n² फार्मूला के मुताबिक अगर हम देखें तो 2 × 4 की पावर 2 कितने हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो आते हैं उस शेल में जिसके लिए L की वैल्यू क्या है 3 है।
अगला पॉइंट देखिए ज़रा गौर से, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम कह रहा है 20 है और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब एटॉमिक नंबर जो 20 है तो आपको पता है जैसे हमने पढ़ा हुआ, इसको या तो आप कॉन्फ़िगरेट कर लें, प्रॉपर पूरा कॉन्फ़िगरेट कर लें। जैसे हमारे पास कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आ गया 20, तो क्या बन जाएगा ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड फाइनली क्या आ जाएगा 4s2। तो ये क्या बन जाएगा, ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है और ये फोर्थ शेल है। यानी इसमें आ जाएगा KLMN। इसमें आगे 2, इसमें आगे 8, इसमें भी 8 और इसमें कितने आ गए 2, तो 288 इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। 20 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन डेल्टा इसमें दुरुस्त होगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मोस्ट मेटालिक। अब आपको पता है बच्चों, सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन सा एलिमेंट होता है? जो मेटल्स हैं, यानी जो एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे पढ़ा होगा वो सबसे ज़्यादा मेटालिक होगा, या यूँ कह लें बॉटम लेफ्ट पे जो एलिमेंट पाए जाएंगे। तो इनमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इन चारों की अगर हम लोकेशन पीरियोडिक टेबल में कभी भी आपने करना हो ना, तो मेटालिक कैरेक्टर बॉटम लेफ्ट की तरफ आप जाएंगे। ठीक है, इधर को आप जाते हैं तो आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इधर को इंक्रीज होता है। यानी आपने देखना है मेटल्स के लिए बॉटम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, टॉप राइट की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। अब बॉटम लेफ्ट पे अगर हम इन चारों को कंपेयर करें तो हमें पता है कि पोटाशियम ऊपर है, उसके बाद नीचे क्या उसके रुबिडियम है, पोटाशियम के आगे क्या होता है कैल्शियम। ये पीरियड आपको 3 4 5 याद कर लेने चाहिए। और इसी तरह से आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, समझ आ रही बात? तो ये इधर ही आ जाएगा, इसी के आगे जाके आयरन आ जाता है डी ब्लॉक के अंदर, समझ आ गई बात? तो ये दोनों कहाँ पड़े हुए हैं, तीनों एस ब्लॉक में। तो सबसे बॉटम लेफ्ट पे कौन पड़ा हुआ है, रुबिडियम। तो रुबिडियम मोस्ट मेटालिक, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाई इसका क्या होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगला पॉइंट देखिए आप, नेक्स्ट हमारे पास है हु नेम्ड द पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो बेटा नाम किसने दिया था, गोल्डस्टीन ने। इसको यूजिन गोल्डस्टीन ने, आपको पता है उसने डिस्चार्ज ट्यूब पर काम किया और उसने परफोरेटेड कैथोड बनाया और उसमें उसने पॉजिटिव रेज को जो है वो ऑब्जर्व किया और उनको पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज का नाम दिया। ठीक है, ही वॉज अ जर्मन फिजिस्ट यूजिन गोल्डस्टीन। अगला पॉइंट देखिए, गैसेज बिहेव आइडियली एट। अब आपको पता है गैसेज आइडियली कब बिहेव करेंगी, जब उनका टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा। यानी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज फार अपार्ट भी होंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होने की वजह से उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज डेवलप नहीं होंगी। तो गैसेज विल बी आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV/RT ज़रा गौर से देखिए इधर, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे हमारे पास हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे आ जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर पे गैसेस आइडियल लाइन के नज़दीक हैं, लेकिन जब प्रेशर क्या हो गया है, हाई होता है, हाई प्रेशर है, तो गैसेस नॉन आइडियल हो गई हैं। दिस इज ड्यू टू द फॉल्टी पॉस्टुलेट्स ऑफ KMT। राइट होगी बात? 2 फॉल्टी पॉस्टुलेट्स तो उसने कहा था देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, जबकि हम जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? इसको याद रखेंगे। और यही अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर हाई कर देते हैं, ये फ़र्ज़ कर लें टेम्परेचर T1 था, हम इधर टेम्परेचर T2 कर देते हैं और हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, तो हम देखते हैं कि ये जो सारी लाइंस हैं वो आइडियल लाइन के क्लोज हो जाती हैं।
यूं करके। तो गैसेज आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो वो आपको पता है PV/RT, अभी हमने पढ़ा है, इज इक्वल टू N। ये हमारी बुक में लिखा है PV/nRT, दैट इज रॉन्ग। PV/RT इज इक्वल टू N होगा। अगला पॉइंट देखिए, जिसको मोस्टली हम यूनिटी लिखते हैं 1 मोल के लिए। गैसेज कैन ईजिली मिक्स विद ईच अदर टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब गैसेज में ज़रा गौर से मेरी वर्डिंग पे गौर करना है आपने कि गैसेज के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं कोलिजन्स की वजह से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मेंट टू स्टेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज ड्यू टू कोलिजन्स इंटरमिक्स विद ईच अदर टू फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, डिफ्यूजन। याद रहेगा पॉइंट। उसके बाद आता है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज़ द लार्जेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा लार्जेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वाटर के लिए, सिंस ऑक्सीजन इज इनफ इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर हैव 2 लोन पेयर्स एंड 2 पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन इज इनफ इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इट कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Therefore what will happen, water would have hydrogen bonding as well as London forces। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वो तो आपको पता है हर मॉलिक्यूल में होती हैं। अच्छा, ये जो इस चीज़ का अंदाज़ा किस चीज़ से हम लगा सकते हैं, अगर हम देखें तो ये जो H2SE यानी सल्फ़र के साथ सेलेनियम और टेलुरियम, ये तीनों गैसेस हैं। H2S, H2SE और H2TE, ये तीनों क्या होती हैं, गैसेस होती हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इनके मतलब बड़े बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके। तो वाटर जो है वो इनमें वाहद लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट में इसका मतलब वाटर में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वाटर में कौन कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी हमने पढ़ा, एक तो इसमें H भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्लस इसमें LDF है। अच्छा, इनमें सिर्फ LDF आ रही हैं, ये स्लाइटली पोलर होता है, स्लाइटली पोलर है, थोड़ा सा फर्क है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, बाकी तो नॉन पोलर आ जाते हैं। ठीक, अब इनमें अगर हम देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किसका, टेलुरियम का, टेलुरियम हाइड्राइड, फिर सेलेनियम हाइड्राइड और फिर सल्फर के साथ जो है मतलब हाइड्रोजन आ गया। तो ये इनका ऑर्डर है। लेकिन वाटर का एक्सेप्शनली इनमें सबसे क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह HB और LDF है, स्पेशली HB विच इज़ ड्यू टू इनहेंस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन। तो इस बात को याद रखेंगे, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर वाटर जो है वो शो करता है अपने ग्रुप में। पॉइंट हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज़ द लार्जेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये तो हो गया, सॉरी, ये फिर वो सेम रिपीट हो रहा है। इस तरह PMC में काफ़ी इन्होंने सैम्पल पेपर के अंदर क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, तो सेम ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स आ गया है, इस तरह कई 3 टाइम्स लिए हैं। फिर सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एटॉमिक सॉलिड्स। किन सॉलिड्स को एटॉमिक सॉलिड्स बोलते हैं? तो बच्चों आपको पता है जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं इनको हम एटॉमिक सॉलिड्स का भी नाम देते हैं। 2 तरह के ही होते हैं, एक आपके पास जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है और एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिनकी एग्जांपल्स में डायमंड एंड ग्रेफाइट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है, दे कुड बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, दे कैन बी हैमर्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। वायर में ड्रॉ करने को उनको क्या बोलते हैं हम, डक्टिलिटी। तो मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन मेटल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड विच इज पॉसिबल ड्यू टू द मेटालिक बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस एंड फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम विच इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ एन एसिड और H पॉजिटिव आयंस टू एसिटिक एसिड बफर विल क्या करेगा, हैव नो इफेक्ट ऑन द pH को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप थोड़ा सा एसिड डालेंगे उसके अंदर उस बफर में तो वो उसको टॉलरेट करेगा। थोड़ा मैं आपको एलैबोरेट कर दूं, ये ज़रा गौर से देखिए, ज़रा अपना वाइट बोर्ड बड़ा कर लेते हैं, ध्यान से देखें। हमारे पास एसिटिक एसिड जो होता है, जब हम एसिटिक एसिड लेते हैं CH3 COOH, ये आयनस होता है, बनाता है एसीटेटाइन और H पॉजिटिव आयन। इसी के सोल्यूशन के अंदर जब हम डालते हैं सोडियम एसीटेट को,
तो व्हाट हैपन, हमारे पास बनता है एसीटेट आइन एंड सोडियम आइन। अब ये इनमें कौन सा आइन आ गया है, कॉमन आइन। ये ज़रा कॉमन आइन भी आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको जो है वो बफर की भी समझ आ जाएगी, बफर होता क्या, गौर से सुनना है। जब आपने ये सॉल्ट डाला, याद रहे कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है चूँकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर, जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब होगा क्या, ये सारे का सारा आयनाइज हो जाएगा, इसको सप्रेस करेगा इसके आयनाइजेशन को, इस इलेक्ट्रोलाइट की। और याद रखें ये यहाँ से फिनिश हो जाएगा और ये यहाँ से फिनिश हो जाएगा। तो इस बफर में जो दिस बफर विल बी द मेजर रेजर्वायर ऑफ टू थिंग्स बेसिकली, एक एसीटेट आइन आ जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा एसिटिक एसिड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, और साथ सोडियम आइंस हैं, इनका कोई रोल नहीं है। अब जब इस बफर में डालेंगे H पॉजिटिव आइंस या एसिड ऐड कर रहे हैं एक्चुअली, यानी आप कर रहे हैं एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आइन और एसिड ऐड कर रहे हैं, तो ये H पॉजिटिव आइन को कौन अकोमोडेट करेगा इनमें से बच्चों, ये आ जाएगा विच इज लिविस बेस। एक्चुअली लिविस बेस है ये, इट हैज़ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, तो इस हाइड्रोजन आइन को ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिडिक एसिड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में। इस तरह हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, समझ आ गई बात। और पीएच जो है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर आप बेस ऐड करेंगे तो बेस के सामने एसिड आ जाएगा और वो भी उसको पीओएच को भी मतलब चेंज होने नहीं देगा। क्लियर होगी बात। तो दिस इज हाउ जो बफर एक्ट करता है। अगला पॉइंट बेटा देखिए और से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन, बेटा प्रेशर कंसंट्रेशन वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। आपको पता है KSP जो टर्म है दैट इज यूज फॉर स्लाइटली और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, राइट। दो सॉल्ट्स हुज सॉल्युबिलिटी इज लेस देन 0.01 और 0.01 होगी, उनके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं, सब सॉल्ट्स के लिए नहीं करते हैं। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि जब आप बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ेगी आयोनाइजेशन। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखो गौर से, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो है वो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम आयोनाइजेशन भी कहते हैं, ये बढ़ेगा। तो इसके बढ़ने से बढ़ेगा प्रोडक्ट ऑफ, यानी मल्टीप्लिकेशन सम, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ आइंस ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। ये बढ़ेगा, जिससे क्या बढ़ेगी, KSP वैल्यू बढ़ेगी। तो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए गौर से, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है, कहता है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सोडियम एसिटेट इन एसिटेट बफर सोल्यूशन विल इंक्रीज द pH। ये क्या सीन है, अगर आप सॉल्ट ज़्यादा करेंगे तो pH बढ़ेगी। एक्चुअली होता क्या है, जब आप सॉल्ट ऐड करते हैं ना, तो सॉल्ट ऐड करने पर एसिड की होती है सप्रेशन, एसिड क्या होगी, सप्रेशन होगी, जिससे pH में क्या होगा, एसिड मतलब उसकी आयनाइजेशन कम होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी, तो pH बढ़ेगी। चूंकि हम जानते हैं कि जो pH है दैट इज द लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसको हम नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कहते हैं। यानी हमें पता है कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जितना आप सॉल्ट
यानी इस केस में अगर बात करें तो सोडियम एसीटेट आप जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उतना क्या होता जाएगा, सोडियम एसीटेट ऐड करने पर उतनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी। जितनी आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ये सप्रेस करेगा उसकी आयनाइजेशन को एसिटिक एसिड की, ये कम होगी। जब ये कम होगी तो इसके कम होने से पीएच बढ़ेगी। समझ आई बात? यानी इसका मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीएच ऑफ द बफर। इस बात को ज़हन में रखिए। अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है, कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्लोप ऑब्टेन फ्रॉम आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन जो होती है क्या चीज़ है? आर्हीनियस इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, दैट इज उसमें जो स्लोप आती है वो क्या आती है, स्लोप इज इक्वल टू ई ए माइनस, ये नेगेटिव स्लोप होती है, माइनस ई ए ओवर 2.303 आर होता है। अब आपको पता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के क्या यूनिट्स होते हैं, किलो जूल पर मोल होते हैं, क्लियर। और इसके क्या होते हैं, आर के यूनिट्स क्या होते हैं, किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ये कट जाएंगे, पर केल्विन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, केल्विन। तो स्लोप के यूनिट्स क्या होते हैं, केल्विन होते हैं आर्हीनियस इक्वेशन से जो हम स्लोप हासिल करते हैं, क्लियर। अगला पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब इसमें ना दो ज़रा थोड़े से डाउटफुल चीज़ें आ रही हैं, सॉरी। एक ये आ जाता है एडिंग अ कैटलिस्ट। याद रखिए कैटलिस्ट जब आप ऐड करते हैं ना तो कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है। समझ आ रही बात? इसका जो तरीकाकार है वो डिफरेंट है। ये मैकेनिज्म को आल्टर करेगा, ये इंटरफेयर करेगा डिफरेंट स्टेप्स में ड्यूरिंग द रिएक्शन और पाथवे ऑफ द रिएक्शन को चेंज कर देगा। और इस तरह उस पाथवे के थ्रू एनर्जी जो एक्टिवेशन क्या हो जाएगी, कम, और रिएक्शन के रेट को फास्ट करेगा। डायरेक्टली अगर हम देखें जो इफेक्ट करता है रिएक्शन के रेट को, वो क्या है, दैट इज़ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स, प्रोपोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ता है। इसको एक आसान से ग्राफ से आपकी बुक में भी बना हुआ है, हम शो कर सकते हैं। देखिए गौर से इधर, जैसे हम कहते हैं ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है हमारे पास और ये प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ जाता है वाई एक्सिस पे, जिनकी जो है वो एनर्जी मतलब विद सर्टेन एनर्जी। अब गौर से देखिए, लेट्स सपोज पहले हमारे पास ये इस तरह से करके एक आ रही है लाइन और इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये है, ये एनर्जी ऑफ, यहाँ तक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, इधर को एनर्जी बढ़ रही है और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब गौर से देखिए, इधर है टेम्परेचर T1 बच्चों, हम टेम्परेचर T2 कर देते हैं। T2 टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन T1, तो हम देखते हैं कि पहले जो मॉलिक्यूल थे वो इतने थे, यानी यहाँ तक, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ एरिया को, ये थे जिनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ग्रेटर जा रहे थे। अब इनका प्रोपोर्शन बढ़ गया है, कर्व जो मतलब आ रही थी वो थोड़ी फ्लैटन हो गई है, तो T2 आ गया। यहाँ पे शर्त 100% यही है कि T2 इज़ ग्रेटर दैन T1। ये आपने पढ़ा भी हुआ है एक चीज़, क्या कि जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो जो होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग इफेक्टिव कोलिजन, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होती है, वो डबल हो जाते हैं। अंडरगोइंग इफेक्टिव कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन किनकी होती हैं, जिनकी एनर्जी इक्वल और ग्रेटर होगी किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के, उनकी तादाद क्या हो जाती है, डबल, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डबल हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इसी तरह क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। अब इसको ना छोटा सा एक आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, जिससे अगर आपसे बोले इतना टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या होगा, तो 2 की पावर डेल्टा T बाई 10, ये आप छोटा सा एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इससे आप जो है वो फाइंड कर सकेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें वो कहता है जी 10 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर कर दिया है 40 डिग्री सेल्सियस,
तो कितना फ़र्क आ गया इधर बेटा, फ़र्क आ गया यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस का। समझ रहे बात को? तो आपने ऊपर क्या करना है, 2 की पावर 30/10 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3 आ जाएगा, यानी 2 की पावर आ जाएगा वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। 8 टाइम्स रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, यानी कि 8 टाइम प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल और ग्रेटर होगी। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखें इस चीज़ के लिए। अगला पॉइंट देखिए, उसके बाद बेटा जी हमारे पास आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो दैट इज डेल्टा। क्लियर? ये आप सबने पढ़ा हुआ है कि द हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी चेंज, तो वो उसकी जो है वो Q एंड W दोनों उसमें स्टोर होते जाएंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी को तब्दील करेंगे। अगला पॉइंट देखिए, कहते हैं हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नेचुरली मौजूद होते हैं, बट दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, व्हाई इज इट सो? पहले तो बेटा एक बात याद रखें, नाइट्रोजन इज़ क्वाइट इनर्ट गैस, ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके अंदर, बड़ा मजबूत बॉन्ड है। और एक बात और याद रखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब लाइटनिंग होती है या थंडरस्टॉर्म होता है, जिसका टेम्परेचर तकरीबन आप कह सकते हैं कि इनको मिनिमम जो टेम्परेचर चाहिए रिएक्ट करने के लिए वो 3000 डिग्री सेल्सियस है। ये टेम्परेचर हम आर्टिफिशियली भी करते हैं, जैसे आपने जो बिर्कलैंड आइड्स मेथड पढ़ा हुआ है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, वहाँ पे हम 3000 डिग्री सेल्सियस पे इनको रिएक्ट करवाते हैं यूजिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एंडोथर्मिक है, यानी काफ़ी ज़्यादा इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, लिहाजा नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से एटमॉस्फेयर में दोनों रिएक्ट नहीं करती हैं। समझ आ गई बात? और ये अल्लाह ताला ने एक समझने मैकेनिज्म रखा हुआ है कि इनर्टनेस का बाइस भी है नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रोपोर्शन। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा ना होती, ऑक्सीजन होती, तो हर चीज़ जल जाती, ख़त्म हो जाती। क्लियर? अगला पॉइंट, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट वेयर डज द कैटाइंस मूव? आपको पता है बेटा, जब फ्यूज सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वी आर डैम श्योर अबाउट द प्रोडक्ट्स टू बी फॉर्म्ड, तो जो कैटाइन है दैट विल मूव्स टू कैथोड। सिंपली कैथोड पे जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मतलब रिलीज़ करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर? वो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से एनोड पे आके वहाँ पे जो है वो एनाइन को डिपॉजिट करेंगे। तो इस तरह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड टू कैथोड होगा। कैटाइन विल गो टू एनोड, वहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और क्या बन जाएगा आपके पास जो है वो मतलब न्यूट्रल एटम में तब्दील होगा, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, इसलिए एनोड को इलेक्ट्रॉन पंप भी कहते हैं हम। अगला पॉइंट, इन आइन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ये ना एमसीक्यू थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी हद तक रॉन्ग है, इसका ऑप्शन आपके पास एग्जैक्ट नहीं बन पाता। अब आइन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम जो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, हमारे पास 2 तरीके होते हैं उसको बैलेंस करने के, डिपेंड करता है मीडियम क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। अगर तो मीडियम होता है एसिडिक, तो हम उसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, और वो एग्जैक्टली उतने लगाते हैं जितने ऑक्सीजन हमें चाहिए होते हैं। अगर मीडियम बेटा बेसिक होता है, तो बेसिक मीडियम में हम हाइड्रोक्साइड आयन लगाते हैं, और वो हम लगाते हैं डबल टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, और फिर उसमें मौजूद हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर। लेकिन एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग हाइड्रोजन आयंस। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में, देखिए उससे। जैसे देखें मेरे पास एक रिएक्शन है, सपोज कर लें MnO4 -1 है और C2O4 -2 है, और ये रिएक्शन हो रहा है, हमारे पास बन रहा है MnO2 और सपोज कर लें साथ बन रहा है हमारे पास CO2। क्लियर? इसमें हमें पता है यहाँ पे कार्बन जो है वो +3 है, और यहाँ पे कार्बन क्या हो गया +4, मैंगनीज़ यहाँ पे +4 हो गया, और यहाँ पे मैंगनीज़ क्या था बच्चों 7 था, यानी मैंगनीज़ जो है वो +7 से 4 पे आ गया। इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है, और कार्बन यहाँ से +3 से +4 पे आ गया, इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, इंक्रीज होना क्या होता है, दैट इज कॉल्ड, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन, जबकि डिक्रीज इन
ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, विच इज़ टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ रिडक्शन। तो इधर को जाते हैं तो रिडक्शन, इधर को आते हैं चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है। समझ आ रही बात। अब इस रिएक्शन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मैं आपको एक साइड सिर्फ बैलेंस करके दिखाऊंगा। ये रेज कर रहे हैं, ज़रा देखिएगा गौर से, ध्यान करें। इसमें अगर हम देखते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास आ जाता है MnO4। आपको पता है रिएक्शन को दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं, एक एसिडिक एक ऑक्सीडेशन हाफ होता है, एक रिडक्शन हाफ होता है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो MnO4 से MnO2 बन रहा है। इधर Mn पे अब इधर देखें ज़रा, ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 4, इधर कितने, 2। सपोज कर लें मैं इस मीडियम को कह रहा हूँ कि ये एसिडिक मीडियम है, तो मैं इस साइड पे जिधर ऑक्सीजन का मैं ऐड करूँगा वाटर, और कितने ऐड करूँगा, 2 मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो 2 वाटर ऐड करूँगा। और उस तरफ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं लगाऊँगा प्रोटॉन्स, 4 प्रोटॉन्स मैं लगा दूँगा, चूँकि एसिडिक मीडियम है। यही अगर हमारे पास सपोज कर लें बेसिक मीडियम होता तो हम MnO4 माइनस और MnO2 होता, तो हम पता क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं हाइड्रोक्साइड, और लगाते कितने, 2 चाहिए तो 4 लगाते हैं, क्योंकि हमने बाद में फिर उसके हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है यूजिंग वाटर। इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन, इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्साइड, और लगाने भी डबल हैं। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए और लॉन्ग विद ऑक्सीजन भी हम लगाएंगे इसमें जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे 2। समझ आ गई बात। तो इस तरह देखें, ये सारे हमारे पास एटम बैलेंस हो गया। बाकी बातें आपको बताएं कि इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, +7 है, इसके ऊपर कितना है, +4 है। Mn ऑलरेडी मतलब एक उधर भी है एक इधर भी है, डिफरेंस आ रहा है इनका 3 इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन बेटा हम उस साइड पे लिखते होते हैं जिस वाली साइड पर एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट उसकी ज़्यादा होती है। तो इधर आप 3 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे और इस तरह इधर आप 3 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो जाएंगे। ये ऊपर वाला हमने कर दिया एसिडिक मीडियम के लिए और नीचे वाला हमने कर दिया बेसिक मीडियम के लिए। समझ आ गई बात। इसको ज़रा अपने माइंड में रखेंगे आप अच्छे से। अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमारे पास है, इसको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी। तो बच्चों आपको पता है जो ऑर्बिटल्स होते हैं दीज आर एक्चुअली वेव्स। गौर से वर्डिंग पे गौर करना है ज़रा, दीज आर एक्चुअली वेव्स। तो अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो आपके पास बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो बनते हैं आपके पास कौन से, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी डेफिनेटली कम होती है किससे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। समझ आ रही बात। अच्छा ये इसने चार्ली ऑप्शन में देखें लिखा हुआ है बॉन्डिंग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। अच्छा एक बात याद रखें, जो बॉन्डिंग कंप्लीटली फिल्ड होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, बॉन्डिंग हाफ फिल्ड उससे कम स्टेबल होंगे। समझ आ रही है बात। चूँकि वो कंप्लीटली फील्ड के अंदर ये होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने एक दूसरे के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैंसिल आउट करके स्टेबल हो जाएंगे। ठीक होगा मेरा बेटा बात। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी एंटी बॉन्डिंग की, उसके बाद होगी बॉन्डिंग पार्शली फील्ड की, उसके बाद बॉन्डिंग हाफ फील्ड। हाफ फील्ड और कम्युनिटी फील्ड स्टेबल ज़्यादा क्यों होते हैं, अक्सर मैं लेक्चर में बताया करता हूँ कि हाफ फील्ड और कम्युनिटी फील्ड होते हैं स्टेबल ड्यू टू सिमिट्री। जब हाफ फील्ड होता है तो सिमिट्री होती है, कम्युनिटी फील्ड में भी सिमिट्री होती है, तो सिमिट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। समझ आ गई बात। अगला पॉइंट देखिए, फिर कह रहे हैं इन द गैसियस फेज व्हेन आयनाइजेशन टेक्स प्लेस। अच्छा इस एमसीक्यू में बेटा ये प्रॉब्लम है थोड़ा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भी मेंशन करना चाहिए था, नहीं किया हुआ। और कैटाइन ज़्यादा बनते हैं जो कि हम एक्सरेज वगैरह यूज़ करते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है बॉन्ड लेंथ ऑफ। अच्छा बेटा कार्बन का आपको पता है जो एटॉमिक रेडियस होता है तकरीबन 77 और क्लोरीन का 99 होता है तकरीबन। दोनों को ऐड करें तो 176 बनता है। हम कहते हैं दिस इज़ एन एडिटिव प्रॉपर्टी, कोवलेंट रेडियाई जो होता है। लेकिन फिर भी ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनका जो अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है वो 176 की बजाय 174 आता है। फिर भी हम इसको एडिटिव कह सकते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस। अगला पॉइंट देखिए, तो ये 174 होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों जो क्लोरीन और ब्रोमीन है ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे।
समझ आ गई बात। तो उसके बाद हमें अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो साइज़ बड़ा होगा, जिसका ज़ाहिर बात है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा, तो उसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी। तो टॉप टू बॉटम हैलाइड आइंस की बात करें तो उनकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। तो ब्रोमाइड वुड बी द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट आउट ऑफ दीज 4। क्लियर। क्लोरीन ब्रोमीन तो इससे वैसे ही आउट हो जाएंगे क्योंकि दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और ब्रोमाइड भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, लेकिन इन चारों में से वो स्ट्रॉन्ग है। The increase in solubility of the hydroxides of alkaline earth metal increase down the group due to, आपको पता है इसमें भी थोड़ा ये इन्होंने ये ऑप्शन में ये जो मैंने रेड किया हुआ है ये रॉन्ग लिखा हुआ है। तो दिस इज़ ड्यू टू द डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी, मतलब लो उसने ये देखे ना ऊपर लिख दिया ड्यू टू लो, तो लो या डिक्रीज लिखना चाहिए था, बहरहाल जो भी है इसको आप कहेंगे ड्यू टू लो लैटिस एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इनकी बॉन्डिंग इसके साथ करें तो ये इस तरह से लो लैटिस एनर्जी बन जाएगा। चार्ली ऑप्शन। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल अकर्स इन फ्री स्टेट। बच्चों आपको पता है फ्री स्टेट में नोबल मेटल्स होती हैं, उसमें आपको आता है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम वगैरह। सिल्वर फिर भी स्लाइटली रिएक्टिव है, टार्निशिंग उसकी हो जाती है। मरकरी मतलब रेयरली हमें मिलती है, फ्री स्टेट में मिलती है बट रेयरली मिलती है, तो गोल्ड इसमें बेस्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद नाइट्रोजन। तो बच्चों एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ मिलेगा एल्यूमिनियम, तो हमारे पास बनता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये भी एक लेयर्ड कोवलेंट सॉलिड है, याद रखना है। ठीक है, लेयर्ड कोवलेंट सॉलिड होता है ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड, जैसे ग्रेफाइट की तरह, लेकिन ये नॉन कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन कोबाल्ट CO+2। इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको हम बात करेंगे इसके ऊपर। कोबाल्ट के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपने वो सीरीज़ जो है वो 3D सीरीज़ को तो याद किया होगा, जिसे हम कहते होते हैं सिस्टिवाकर मनफिको निकूजन। तो उसमें हमारे पास क्या आता है, कोबाल्ट जो है +2, सिस्टिवाकर मनफिको, इसका एटॉमिक नंबर आया था 27, आयरन के बाद आता है। तो इसमें बच्चों आपसे वो पूछ रहा है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए बेटा आपको सिंपल सा काम करना है कि एक तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं कि आर्गॉन में 18 चले गए। ठीक है, आगे कौन होता है, 3D होता है और 4s होता है। ये दो ओबियसली 4s से निकले हैं, तो 3 में कितने पड़े हुए हैं, 7। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप 10 में से 7 निकाल देंगे तो बाकी आपके पास जो क्या बचेंगे, 3 अनपेयर्ड। याद रखें D में अगर इलेक्ट्रॉन्स 1 to 5 हैं तो इतने ही अनपेयर्ड होंगे, लेकिन अगर D में इलेक्ट्रॉन 6 to ऑनवर्ड आ जाते हैं, 9 तक आ जाते हैं, तो 10 में से माइनस कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा उतने अनपेयर्ड होंगे। इसमें 5 तक होंगे तो जितने होंगे उतने अनपेयर्ड, और अगर आप उससे 6 से आगे जाते हैं, 6, 7, 8, 9, तो 10 में से माइनस कर लेंगे उतने अनपेयर्ड। चूँकि इसमें D 7 है तो इसमें 3 अनपेयर्ड है। अच्छा, आपको मैंने इसमें एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ, शॉर्टकट भी। किसी भी समझ लें 3D सीरीज़ के एलिमेंट के अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना चाहते हैं, आयन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एक चीज़ हम जिसे कहते हैं DN नंबर आपने निकालना है। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द D सबशेल। उसके लिए बेटे आपने क्या करना है, Z एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट ले लेना है, माइनस उसमें कर देना है 18, अगर आयन है तो प्लस चार्ज ऑन द आयन कर देना है, चार्ज ऑन आयन। ये आयन के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इधर अगर हम देखें, इधर अगर हम देखें तो Z कितना आ रहा है हमारे पास, 27 में से 18 प्लस चार्ज कितना है, 2 है, तो 20 माइनस कर दें तो D7 बच गया। D7 बचा तो 10 में से 7 निकाले, बाकी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए D में। क्लियर हो गया बेटा। तो ये इससे हमें पता लग गया पैरामैग्नेटिक भी होगा, DD ट्रांजिशन भी होगी, और मतलब काफ़ी प्रॉपर्टीज जो है वो उनकी टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की शो करेगा। विच इज़ एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कौन इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, तो बेटा याद रखिए जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर बिटवीन द एटम्स स्पेसिस होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशीज और वॉइड्स और क्रेविसेस, राइट। तो उनके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, गौर से सुन लेना है। और भी इसके अलावा होते हैं 3 एलिमेंट्स बेसिक आ जाते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये नॉन मेटल एटम जो हैं वो उनके इंटरस्टिशीज में फिल हो जाते हैं। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर एक्चुअली नॉट कंपाउंड्स, इनको हम रॉन्गली कंपाउंड कहते हैं। इनको इंटरस्टिशियल अलॉयज का भी नाम देते हैं हम, इंटरस्टिशियल अलॉयज भी कहते हैं हम इनको। यानी ये कोई उसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते हैं, रैंडम प्रोपोर्शन के अंदर ये बनते हैं।
क्लियर होगी बात। इंटरस्टिशीज को फिल करते हैं छोटे एटम, नॉन मैटर एटम, फिर बता रहा हूँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो इधर आप देखें तो TIC वो है, बाकी तो आपको नज़र आ रहे हैं कि तीनों कंपाउंड हैं, बीटा, चार्ली और डेल्टा। नीचे आ जाए। ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, बेटा वेरी वेल नोन, दैट इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें आपने स्टीम क्रैकिंग पढ़ा हुआ है, कैटालिटिक क्रैकिंग पढ़ा हुआ है, थर्मल भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, चैप्टर 7 है आपका। अगला पॉइंट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यू हैज़ एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़। तो बेटा इसमें अगर आप देखें तो बीटा ऑप्शन हमारे पास है। एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ किसकी होती हैं? टेट्रा इथाइल लेड हैज़ द एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़। ये आपके सामने मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये समझ आ रहा है। तो टेट्रा इथाइल लेड हैज़ एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी, जिसे TEL भी कहते हैं। और गौर से सुन लें, इट इज़ एक्टिंग कॉजिंग नेगेटिव कैटालाइसिस हेयर। कैटालाइसिस जो है वो जिसे हम कहते हैं ना, मतलब नेगेटिव भी समटाइम करते हैं कैटालाइसिस में, तो हम करते हैं ना रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसको हम ऐड करते हैं प्री इग्निशन को रोकने के लिए, नॉकिंग को रोकने के लिए। समझ आ गई बात? एंटी नॉकिंग एजेंट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आप सबकी हमारी बहुत जानी पहचानी जो हमारे घरों में भी होती है, जिसको हम सुई गैस का नाम देते हैं, दैट इज़ नेचुरल गैस, जिसमें आपके पास लोअर हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है C1 से C4 तक। और इसके अलावा फिर हम उसमें आपको बताएं सल्फ़र कंपाउंड्स ऐड करते हैं ताकि इसकी प्रेजेंस को फील किया जा सके, ठीक है। तो नेचुरल गैस आ जाती है। उसके बाद बाकी कैरोसिन ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, सबका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। लिक्विड्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग, और लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट, इनमें सब में कौन सी बेटे फोर्सेज होती हैं? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। ड्यू टू देयर पोलराइजेबिलिटी ही ये मतलब इस तरह से लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो सल्फोनेशन द फास्टेस्ट। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होते हैं वो कौन हो जाते हैं? OP डायरेक्टिंग। जब कोई OP डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगेगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद बेंजीन आ जाती है। उसके बाद आपके पास काफिर आ जाते हैं, काफिर ग्रुप। कौन? हालो ग्रुप। हालो ग्रुप अगर लगा हुआ है तो आपको पता है दिस इज डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और लास्ट में जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो आ जाता है बच्चों, नीचे लिख देते हैं चलें, वो आ जाता है आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो विच आर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। उनके अंदर भी फिर शॉर्टकट्स हम पढ़ते हैं, वो आगे आएगा तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगेगा तो डीएक्टिवेटिंग होगा। समझ आ गई बात? तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है। अब बेटा आप खुद से डिसाइड कर लें कि इनमें देखें अगर तो हमारे पास सबसे पहले कौन आ जाएगी? टॉलिन आ जाएगी, उसके बाद बेंजीन आ जाएगी, फिर क्लोरोबेंजीन और फिर नाइट्रोबेंजीन, यानी इनका ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास D सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, फिर हमारे पास जो है वो A होगा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा B, और उसके बाद आ जाएगा C। नाइट्रो आपको पता है स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, क्लियर। तो नाइट्रोबेंजीन सबसे कम रिएक्टिव होगी। अगला पॉइंट बेटा देखिए गौर से जरा। नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहे हैं विच प्रेसिपिटेट्स, वाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन डैश इज पास्ड फ्रॉम अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो बच्चों यू नो वेरी वेल एसिटाइलिन एंड ऑल अदर टर्मिनल अल्काइंस व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या फिर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, तो ये वाइट एंड ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स रिस्पेक्टिवली बनाती हैं बिकॉज दे कैरी एन एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन, और विच इज इन टर्न ड्यू टू द sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम, right? Because we know that greater the percentage S character, greater will be the electronegativity of the atom, hybridized atom. क्लियर हो गया? ये डिटेल से आपने पढ़ा हुआ है सेकंड ईयर में। उसके बाद देखिए द टर्मिनेशन स्टेप ऑफ द हालोजिनेशन ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ। टर्मिनेशन बेटे आपको बताएं कि दो फ्री रेडिकल्स आपस में मिलते हैं तो आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनता है, तो लिहाजा डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी, मॉलिक्यूल्स आ जाएगी। उसके बाद है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज। बेंजीन में आपको बताएं जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो प्योरली सिंगल होते हैं ना वो प्योरली डबल होते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस वो एक इंटरमीडिएट हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं, तो उनकी लेंथ जो है वो ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड जैसी होती है जैसा कि 1.54 एंगस्ट्रम नहीं होती, ना वो प्योर डबल बॉन्ड जैसी होती है
जैसा कि वो आपके पास आ जाएगा 1.34 नहीं होती तो 1.397 एंगस्ट्रॉम होती, विच इज़ अल्फा। फिर कह रहे हैं बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राईन बाय 150.5 किलो जूल पर मोल प्लस 150.5 किलो जूल पर मोल, विच इज कॉल्ड इट्स रेजोनेंस एनर्जी। इज इट क्लियर? 135 साइक्लोहेक्साट्राईन डजंट एग्जिस्ट और बेंजीन में डबल बॉन्ड्स नहीं होते हैं, यानी 135 साइक्लोहेक्साट्राईन नहीं होती। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसमें डीलोकलाइजेशन होकर वो बेंजीन बन जाती है। द करेक्ट नेम ऑफ CH2Cl2, ये CH2 ग्रुप को आपको होता है हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? तो ये बन जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड ड्यूरिंग द हालोजिनेशन ऑफ अल्केन। आपको पता है मीथेन की जब हम करते हैं तो हमारे पास पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है मिथाइलिन क्लोराइड, जिसे हम डाइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद बेटा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल? कौन स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है? तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन आ जाएगा? OH नेगेटिव आयन। उसके बाद है बच्चों 2-क्लोरोब्यूटेन बिलोंग्स टू स्कैंड्रिल हाइलाइड्स हैं। सिंपली आपको पता है 2-क्लोरोब्यूटेन है तो सेकंड कार्बन के ऊपर क्लोरो लगा हुआ है, जिससे 2-क्लोरोब्यूटेन स्कैंड्रिल हाइलाइड, इसको हम स्कैंड्रीब्यूटाइल क्लोराइड भी बोलेंगे, स्कैंड्रीब्यूटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर गिवन बाय अल्कोहल्स एंड फिनोल्स बोथ? स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन बच्चों अल्कोहल्स एंड फिनोल्स दोनों देते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिए ज़रा गौर से, इधर आपने समझनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए गौर से, इधर हमारे पास एसिडिक एसिड है CH3C11OOH। इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ। यू नो वेरी वेल, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट। समझ आ रही बात? यानी ये एक किस्म का ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। इसके हिसाब से ये SN रिएक्शन है, इसका SN हो रहा है और इसका होना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ES रिएक्शन इसके हिसाब से होना है। इसका टूटेगा OH बॉन्ड, इसका टूटेगा CO बॉन्ड। अब एक बात गौर से सुनिए, जब ये मिलते हैं तो हमारे पास सिंपली इथाइल एसीटेट बन जाता है, एस्टर। यानी जब भी अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं तो वी गेट एस्टर लाइक दिस, ये बन जाएगा। वजह आपको पता है इसकी क्या है? इसकी वजह ये है कि जब इस तरह से हमारे पास ये आता है ना, दिस वन एथोक्साइड आइन जो है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है एथोक्साइड आइन, यानी अल्कोक्साइड आइन इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यही रिएक्शन अगर आप फिनोल के साथ करना चाहेंगे ना तो आप स्लो रिएक्शन होगा। फिनोल जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ बच्चों मिलेगी तो रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। क्यों वाला स्लो होगा? इसको लॉजिकली ज़हन में रखना है, चूंकि हमें पता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। तो जो फेनोक्साइड आइन है दैट इज वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है वो? वीक न्यूक्लियोफाइल होगा फेनोक्साइड आइन। क्लियर होगी बात? क्यों वीक न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये भी वही न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफाइल वाले लेक्चर से आप देख सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ये जितना किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होगा ना, यानी जितनी उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, रेजोनेंस, जिसे कि हम एक्सटेंट ऑफ बच्चों कंजुगेशन भी कहते हैं, एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन भी कहते हैं हम। जितनी किसी में एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस ज़्यादा होगा कंपाउंड में, आइन में, या स्टेबिलिटी ऑफ एन आइन ज़्यादा होगी, उतनी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम। तो फेनोक्साइड आइन स्टेबल है, लिहाजा ये इसके साथ रिएक्शन क्या करेगा? वेरी स्लो। तो फिर हम क्या करते हैं, यानी इधर स्टेरिफिकेशन हो तो जाएगी लेकिन बहुत स्लो होगी, तो हम इसको यूज़ नहीं करते। हम फिर इधर क्या करते हैं, इसकी जगह इसकी रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्टिव जो इसके डेरिवेटिव्स हैं, जैसे हम एसिटाइल क्लोराइड ले सकते हैं या हम ले सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड, मोस्ट प्रोबेबली हम ये लेते हैं। ठीक है,
तो क्या होगा, इसके साथ ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, न्यूक्लियोफाइल वीक भी होगा तो अब काम चलेगा ड्यू टू क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये रिएक्शन होगा और आपके पास फिनाइल एसीटेट बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो फिनोल भी स्टेरिफिकेशन करती है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ नहीं करती। ए मेरा पुत्र ज़रा अपने माइंड में रखना आपने, ठीक है। तो देखिए इधर ये O आ गया, C डबल बॉन्ड O आ गया और ये CH3, तो आपके पास फिनाइल एसीटेट बन गया। समझ आ रही बात। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर गिवन बाय अल्कोहल एंड फिनोल बोथ। कौन सा रिएक्शन अल्कोहल और फिनोल दोनों दे रही हैं, तो दैट इज़ वो फिर स्टेरिफिकेशन 3 बार आ गए। उसके बाद है एल्डिहाइड्स, कॉमन नेम्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड नेम विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो डानो क्या पॉइंट ये, यानी कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्डिहाइड का नाम जो है वो लेते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्म एल्डिहाइड आ जाएगा, एसिटिक एसिड तो एसिड एल्डिहाइड आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बन एटम्स सेम नंबर ऑफ, इनको बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग। लीजिए अगला पॉइंट है 170, द कार्बन आयन अटैक्स द मॉलिक्यूल ऑफ एन अदर कार्बोनाइल कंपाउंड टू फॉर्म एन अल्कोक्साइड ग्रुप। ये आपने बेटा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको पता है इट्स अ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो वो एल्डिहाइड्स जिनके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन चूंकि रिलेटिवली एसिडिक होता है, इस तरह से आपको पढ़ा होगा आपने कि ये इस तरह का काम होता है। इसमें देखिए ज़रा, ये नेगेटिव इस तरह, यहाँ से पेयर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, इसमें ना रेजोनेंस है एक्चुअली, और यहाँ से पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर होगा। तो आपके पास ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म टाइप आपने पढ़ा होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव आ जाएगा और ये H आ गया। समझ रहे हैं, ये चीज़ क्या करती है, इसके H को एसिडिक कर देती है, ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी जो है कार्बन आयन की यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए वो से ज़रा, ये कीटोनॉल टोटोमेरिज्म आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब होगा क्या, ये OH इसका H यहाँ से ले जाएगा और कार्बन आयन को जनरेट कर देगा। जब कार्बन आयन जनरेट होगा तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन को हाथ से बाहर। समझ आ गई बात। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये फिर अपने दूसरे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। तो आपसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में कि जब ये कार्बन आयन न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे दूसरे पे अटैक करेगा तो क्या बनता है। तो आप इसमें बता देंगे कि आपके पास अल्कोक्साइड आयन बनेगा। देखें, जब ये इस पर अटैक करेगा, ये अटैक नहीं होता, ये हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। जो एरो का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, तो यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो ऑलरेडी थे, तीसरा भी आ जाएगा। तो ये CH3 CO1 2 3 और नेगेटिव चार्ज आ गया। कार्बन ऑक्सीजन इस तरह अटैच हो, कार्बन से नेगेटिवली चार्ज क्या कहलाता है, अल्को ऑक्साइड। और ये इसका H है और ये बाकी का मॉलिक्यूल का हमारा पार्ट आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। समझ आ गई बात। तो ये अल्कोक्साइड आयन बन जाता है। और जो बाद में आपको पता है इट वुड एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। समझ आ गई बात। ये प्रोटॉन, स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर होता है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्लियर। तो ये बाद में प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा वाटर से, तो एल्डोल बन जाएगा। आगे आता है बच्चों, फेलिंग सोल्यूशन इज अल्कलाइन क्यूप्रिक टार्टारेट कॉम्प्लेक्स। अल्कलाइन क्यूप्रिक टार्टारेट कॉम्प्लेक्स होता है फेलिंग सोल्यूशन जो होता है, यानी इसको आप यूँ याद रख सकते हैं FT, राइट। और जो दूसरा होता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन, वो क्या होता है, उसको BC बेनेडिक्ट सोल्यूशन, यानी अल्कलाइन क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स साइन होगा वो। ठीक है, इस तरह से याद रख लेंगे। और आपको पता है इसका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज व्हाट टॉलेंस रिएजेंट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेड कॉमन नेम। तो बेटा कॉमन नेम तो नहीं है ना ये ब्यूटेनोइक एसिड जो है, अल्फा ऑप्शन देखें आप, तो दिस इज नॉट द कॉमन नेम। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास बच्चों
salts of carboxylic acids can be converted into corresponding carboxylic acid by treating with एसिड के साथ। अच्छा, ये बात आपने बेटा याद रखनी है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, उसके बारे में कहा जाता है इट इज़ एन एसिड प्रोड्यूसिंग एसिड। तो जब आप सोडियम एसीटेट को ट्रीट करेंगे ना एसिड के साथ, यानी जब आप सॉल्ट्स को ट्रीट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, लाइक इधर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे H2SO4, तो हमारे पास बन जाएगा एसिटिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है नाइट्रिक एसिड बनाने में और भी बड़े दूसरे एसिड बनाने में, HCl बनाने में भी यूज़ होता है, पढ़ा होगा आपने पहले। तो ये सोडियम सल्फेट साथ बन जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कहा जाता है दिस इज एसिड प्रोड्यूसिंग एसिड। इसीलिए इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, बदतमीज अपनी भी प्रेपरेशन में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसकी कंजम्पशन से आपको पता है किसी कंट्री की जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का अंदाज़ा भी लगाया जाता है, ठीक है। तो ये इट एक्ट्स लाइक यू कैन से दैट इट्स वन ऑफ द पैरामीटर फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। आगे देखिए, द फ्लेवर ऑफ अमाइल ब्यूटारेट इज़, एप्रिकॉट में भी होता है बेटा, बनाना में भी होता है ये, ठीक है। एप्रिकॉट बनाना दोनों में होता है ये। उसके बाद आ जाता है आपके पास एप्पल में भी होता है ये, जो मतलब अमाइल ब्यूटारेट है। तो इधर हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ एप्रिकॉट। आगे कहता है लैटिस एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट, रूम टेम्परेचर के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फ्राइडो की बात, दिस इज द प्योर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड विच डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कैटाइन एंड एनाइन, उनकी पैकिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल व्हेन 1 मोल आयनिक क्रिस्टल फॉर्म। तो बेटा वो नेगेटिव होती है हमेशा, सारी बात है, आपने पढ़ा लैटिस एनर्जी दो तरह से, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम gaseous ions, right? यहाँ पे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू आइसोलेटेड गैशियस आयंस, तब पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे चूंकि आयंस मिल रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, जैसे सोडियम क्लोराइड की -787 होती है। तो दैट्स ऑल फॉर नो बेटा, थैंक यू सो मच। ये आपको फाइल जो है वो PDF की फॉर्म में आपके अटैच कर दी जाएगी इसके साथ ही नीचे, तो इसको आप वहाँ से डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।